हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट बिजनेस का नेक्स्ट टॉपिक। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना मेरे साथ। देखिए बेटे, हमारा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट तीन तरह से है। पहला है आपका एज अ साइंस, दूसरा है आपका एज एन आर्ट, और आपका तीसरा क्या है, एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो हम आज तीनों पढ़ेंगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, एज अ साइंस, एज एन आर्ट, एज अ प्रोफेशन। देखिए क्या चीज है। सबसे पहला है आपका मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखिए, मैनेजमेंट एज एन आर्ट कराने से पहले पहले मैंने आपको मैनेजमेंट तो मैंने बता दिया है, चीजों को मैनेज करना इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले हम सब चीज को मैनेज करते हैं ताकि हम गोल को इजिली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकें। वेयर एज आर्ट, अब देखिए, आपने आर्ट तो कभी सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना है तो सुनिए आर्ट क्या होता है। आर्ट आपने सुना है कला। कला क्या होती है, स्किल्स, यानी अपने स्किल्स को प्रेजेंट करने की कला। एवरी पर्सन हैज डिफरेंट स्किल्स, तो उन डिफरेंट स्किल्स को अपनी तरह से शो करना इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या चीज होता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बात बोलूं, आई एम अ टीचर, ठीक है, और मैं आप लोगों को बिजनेस पढ़ा रही हूं, तो मेरे पढ़ाने का मेथड अलग होगा, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं तो उनका पढ़ाने का मेथड अलग होगा, तो उनके पास, सबके पास नॉलेज और स्किल्स अलग है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपका मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट के तीन पॉइंट है, याद रखना बेटा, तीन पॉइंट है। वो क्या है, इजी बिल पेमेंट। कोई भी आपसे पूछे मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या है, इजी बिल पेमेंट, जिसको हम बोलते हैं ई, बी और पी। ई यहां पर क्या चीज है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। बी यहां पर क्या है आपका, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। और पी स्टैंड फॉर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ई बी पी क्या चीज हुई, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो कि आपका बिल का पहला वर्ड है बी, और पेमेंट का पहला वर्ड क्या है, पी, और पी स्टैंड फॉर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो अगर आपको इसको लर्न करने में प्रॉब्लम है तो आपकी शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं, ई बी पी, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। देखिए क्या है, देखिए बेटा, नेचर एज एन आर्ट। सबसे पहले आप ये जान ले आर्ट क्या होता है। देखिए, आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। देखिए बेटा, आर्ट के अंदर स्किल्स तो बता ही रहे हैं। अब एक बात, मुझे बात बताइए, किसी भी पर्सन के पास थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात बोलूं, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास कुछ सिलेबस होगा जो आप बिजनेस, अकाउंट्स, आपका इकोनॉमिक्स, आप सब जिससे रीड कर रहे हैं, अब उसी के तौर पे आप CUET का एग्जाम भी देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये एंट्रेंस एग्जाम है, तो जिससे आप क्वालिफाइड करेंगे, एक अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको। सेम आर्ट के अंदर क्या चीज होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। उसके उस थ्योरेटिकल नॉलेज के बेस्ड पे आप अपनी स्किल्स शो कर सकते हैं, कहां पर, मैनेजमेंट में, जब भी जरूरत पड़े उसकी। तो आर्ट इज द स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आर्ट्स रिप्रेजेंट करता है क्या, स्किल्स ऑफ अ पर्सन, और उस स्किल्स को कैसे यूज करेगा, टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये बात बोल रहे हैं, आर्ट इज दी स्किलफुल। आर्ट क्या चीज है, स्किल्स ऑफ अ पर्सन है जिसके पास नॉलेज भी होगी टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, आर्ट के अंदर की कोई भी पर्सन अपनी स्किल्स इस तरह से प्रेजेंट करेगा, जितनी भी उसे थ्योरेटिकल नॉलेज है, और उस स्किल्स के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ आर्ट या इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ आर्ट भी, और हम ये इवेल्युएट करेंगे कि मैनेजमेंट भी आर्ट है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, देयर एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ थ्योरीज। देखिए, लाइकवाइज जैसे मैंने आपको बताया है, मैनेजमेंट में भी बहुत सारी थ्योरीज होती है, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, उसमें 14 प्रिंसिपल हैं। ठीक है, और जो कि किसने दिए हुए, हेनरी फ्योन ने, जो कि हम मैनेजमेंट में नहीं, सीधा हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए वो सारे प्रिंसिपल यूज करते हैं, और वो भी किसने दिया हुआ है, एक्सपर्ट्स।
ने दिए हैं, जो कि हेनरी फ्यूल थे। तो बोल रहे एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, देयर एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑन मैनेजमेंट विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो ये क्या कहलाया जाएगा? हाँ भाई, मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरीज बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने दी हुई है, जो कि क्या चीज है, प्रिंसिपल ऑन मैनेजमेंट में हम अप्लाई करते हैं और उससे हम डिजायर्ड गोल अचीव करते हैं। तो क्या बात बोल रहे हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब नेक्स्ट क्या है आपका? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखो, थ्योरेटिकल नॉलेज होनी सिर्फ जरूरी नहीं है, स्किल्स भी पर्सन की होनी चाहिए। उसके बाद practice and creativity. Management fulfills this criteria as a person becomes a better manager with constant practice and experience. देखिए, based on practice and creativity का मतलब क्या चीज है? जब एक मैनेजर बार बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज करेगा? कांस्टेंट काम को रिपीट करता रहेगा, एक ही काम को रिपीट करता रहेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, उससे क्या होगा? उसकी क्रिएटिविटी लेवल और बढ़ेगा, स्किल्स नॉलेज सब अपग्रेड होंगे, जिससे डिजायर्ड रिजल्ट ऑटोमेटिकली अचीव होगा। तो बोल रहे हैं मैनेजमेंट फुलफिल दिस क्राइटेरिया एज अ पर्सन बिकम्स अ बेटर मैनेजर। एक पर्सन बेटर मैनेजर कब बनेगा? जब वो कांस्टेंट प्रैक्टिस करेगा और उसके एक्सपीरियंसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स भी लगा देगा। इससे क्या होगा? आपका जो मैनेजर है वो क्या चीज बन जाएगा? बिकम्स अ बेटर मैनेजर। ओके, नेक्स्ट है आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या चीज होती है? मैनेजमेंट फुलफिल दिस क्राइटेरिया एज अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बहुत ध्यान से सुनना, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या चीज होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, उसके अलावा मैनेजर के पास क्या क्या चीज होनी चाहिए? मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए काम करने के लिए, और इनोवेशन, न्यू आइडियाज यानी अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, ये जिसके कारण क्या चीज होगा? डिजायर्ड गोल अचीव कर पाएगा। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा? मैनेजमेंट फुलफिल दिस क्राइटेरिया एज अ गुड मैनेजर वर्क थ्रू अ कॉम्बिनेशन। एक अच्छा मैनेजर के पास क्या क्या चीज होनी चाहिए? एक तो प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और इनोवेशन का मतलब क्या है? न्यू आइडियाज हमेशा इंप्लीमेंट करने चाहिए, ताकि हम डिजायर्ड गोल्स अचीव कर पाए और डायनामिक एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस को और अच्छे से चला पाए। तो याद रखना, आर्ट्स क्या होता है? आर्ट्स होता है अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करना इन डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पर्सन, अगर हम ये बात बोले कि सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, हम सिंगिंग कंपटीशन करवा रहे हो और उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स को बुला रहे हैं, तो देखिए कोई पर्सन हो सकता है हिंदी सॉन्ग गा रहा हो, कोई पंजाबी सॉन्ग गा रहा हो, और कोई आपका इंग्लिश सॉन्ग गा रहा हो। यानी सब अपनी फील्ड में क्या चीज है? सबके पास अपनी अलग आर्ट, सब अपनी अलग स्किल्स रिप्रेजेंट करने की है। और आपको एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा मैं दे सकती हूँ, एक है नेहा कक्कड़। ठीक है, आपने सुना भी होगा, फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ अगर सॉन्ग गा रही है तो वो रिप्रेजेंट कर रही है अपनी स्किल्स। वेयर एज आप दूसरे सिंगर से लता मंगेशकर को लें, लता मंगेशकर अगर सॉन्ग गा रही है वो अपनी स्किल्स प्रेजेंट कर रही है। तो सबका अपना डिफरेंट वे है अपने आर्ट्स, अपने स्किल्स को प्रेजेंट करने का। तो आर्ट्स के अंदर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएं तो आर्ट्स क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज, समझ रहे हो ना? थ्योरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ अपने स्किल्स को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमें किताबों से मिल जाएगी, लेकिन हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ अपनी स्किल्स को भी प्रेजेंट करना आना चाहिए, एंड दैट इज द आर्ट। तो याद रखना, कंक्लूजन, मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट आर्ट। इन 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कंप्लीटली आर्ट है और प्योर आर्ट है। समझ आया बेटा? ध्यान से समझना इसको और अच्छे से पढ़ना। अब देखिए क्या है केस स्टडी। अब मैंने आप लोगों को केस स्टडी के अंदर पहले भी समझाया है, केस स्टडी के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्वेश्चन रीड करेंगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। देखिए, अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपसे पूछ रहा है, भाई नेचर ऑफ मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, साइंस है और प्रोफेशन है। अब आपको पहचानना है इसके अंदर कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, याद रखना, अगर कोई भी नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछे तो उसके अंदर 3 पॉइंट आएंगे। वीडियो को पॉज करके अपने आप बोलिए, मैनेजमेंट एज ए साइंस, एज एन आर्ट, एज अ प्रोफेशन। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपनी केस स्टडी। और मैंने केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले आपको क्या बताया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको अंडरलाइन करिए। देखिए, रामानुजा जॉइन्स एन आईटी फर्म, ठीक है, एज अ सिस्टम एनालिस्ट। अब देखिए, राम अर्जुना ने ज्वाइन करी है, देखिए राम अर्जुना ने स्टार्ट किया है। अब हम करते हैं देखिए केस स्टडीज। तो उसके अंदर क्या चीज है?
रामा अर्जुना ज्वाइंस एन आईटी फर्म एज अ सिस्टम एनालिस्ट आफ्टर। अब पहले याद रखना, राम अर्जुना ने क्या ज्वाइन करी है? आईटी फर्म एज अ सिस्टम एनालिस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर्स। उसने क्या कंप्लीट करी है? मास्टर्स। और किस में कंप्लीट करी है? कंप्यूटर साइंस, सीएस में। एज द नेचर ऑफ हिज वर्क डिमांड ही हैज टू वर्क इन वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, जो उसका काम है उसके अकॉर्डिंगली उसको काम कैसे करना है? ही हैज टू वर्क इन वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन विद ऑल द डिपार्टमेंटल हेड इन दी फर्म। उसको किनके साथ काम करना है? कोऑर्डिनेशन में डिपार्टमेंटल हेड जो पूरी फर्म में है, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनके हेड के साथ कोऑर्डिनेशन में रह के काम करना है। वेरी सून रामार्जुन रियलाइज दैट ईच डिपार्टमेंटल हेड हैज ओन इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ वर्किंग। उसने क्या रियलाइज करा? कि हर इंडिविजुअल हेड का काम करने का तरीका अलग है। दे डिफर ग्रेटली इन देयर डे टू डे अप्रोच। अच्छा बेटे, अब एक बात सुनो, दे डिफर ग्रेटली इन देयर डे टू डे अप्रोच टू वर्क। जो वो डेली काम कर रहे हैं ना, वो अपने डेली काम के अंदर डिफरेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, आपको इसको पढ़ के ही कुछ चीज रियलाइज हुई। रामार्जुन रियलाइज दैट ईच डिपार्टमेंटल हेड हैज ओन इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ वर्किंग। इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ वर्किंग सबका अलग है। दैट मीन्स दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर ओन स्किल्स, अपनी स्किल्स प्रेजेंट कर रहे हैं। और स्किल्स प्रेजेंट करना किस में होता है? आर्ट्स में। समझ आया? तो आपको इसको रीड करना है अच्छे से। अब एक चीज देखो, ईच डिपार्टमेंटल हेड हैज ओन इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ वर्किंग। सबका इंडिविजुअल स्टाइल है, यानी सबको अपनी स्किल्स प्रेजेंट करनी है, और वो किस तरह से कर रहे हैं? अलग तरीके से कर रहे हैं। तो दे डिफर ग्रेटली इन देयर डे टू डे अप्रोच टू वर्क। भाई जिस तरह का काम है वो डे टू डे अप्रोच में क्या चीज, डे टू डे क्या चीज कर रहे हैं? डिफर काम कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। दे टेंड टू डील विद अ गिवन सिचुएशन। वो जो भी गिवन सिचुएशन है उससे डील कर रहे हैं। अगर क्या कोई प्रॉब्लम भी हो या कोई इशू भी हो, एन इशू और अ प्रॉब्लम थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, वो डे टू डे इशू भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस चीज से सॉल्व करने हैं? ओन एक्सपीरियंसेस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। ये किसके अंदर था? याद रखिए, ये किसके अंदर था? अगर आपने रीड नहीं करा थ्योरी तो आप केस स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखना ये किसके अंदर था? इमेजिनेशन, ओन एक्सपीरियंसेस, क्रिएटिविटी। जरा मैं आपको एक बार दिखा दूं किसमें था? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो ये क्या है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखिए, मैनेजमेंट फुलफिल दिस क्राइटेरिया एज अ गुड मैनेजर। एक गुड मैनेजर क्या होता है? जिसके पास कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस हो, लगातार वो प्रैक्टिस कर रहा हो अपने काम की, क्रिएटिविटी लेवल बहुत अच्छा हो, इमेजिनेशन बहुत अच्छा हो, इनिशिएटिव लेता हो काम करने के लिए, हमेशा आगे तैयार रहता हो, और इनोवेशन यानी न्यू न्यू आइडियाज इंप्लीमेंट करता हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, अब आपको पता चल गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इजिली पता चल गया होगा। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। अब इसके अंदर हमें क्या बताना है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट एज एन आर्ट आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, आई होप बेटा आपको समझ आ रहा हो बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए केसेस। इन द अबव केस मैनेजमेंट इज बीइंग कंसिडर्ड एज एन आर्ट। द इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट इज गिवन बिलो। हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट कैसे बता सकते हैं कि भाई हमारा मैनेजमेंट भी एक आर्ट है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, देयर एग्जिस्ट नंबर ऑफ थ्योरीज, प्रिंसिपल ऑन मैनेजमेंट विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय वेरियस मैनेजमेंट एक्सपर्ट। प्रिंसिपल ऑन मैनेजमेंट का मतलब क्या चीज हो गया? जो मैंने आपको बताया, सेकंड चैप्टर है, 14 प्रिंसिपल है, हेनरी फ्योल ने दिया है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने दिया है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाए। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मैंने बताया है आपको, एक मैनेजमेंट अगर कोई क्राइटेरिया फुल कर रहा है तो वो गुड मैनेजर करा जाएगा, उसका काम भी अच्छा कहलाया जाएगा। लेकिन वो क्राइटेरिया क्या है बेटे? वो क्राइटेरिया है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। इसका मीनिंग मैंने आपको सबका बता दिया है पीछे, ठीक है। अब बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, देखिए कोई भी मैनेजर अगर अपने वर्क को बार बार प्रैक्टिस करेगा तो क्या चीज होगा? और अच्छा काम कर पाएगा, क्रिएटिविटी लेवल भी ज्यादा बढ़ेगा। अगर कोई सिंगर है, देखिए अगर कोई सिंगर है, अगर वो सिंगिंग करना बीच में ही छोड़ देगा, तो अगर वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ देगा, क्या वो एक अच्छा सिंगर बन पाएगा? उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। अब सपोज करो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं बीच में ही वीडियोस बनाना छोड़ दूं, तो क्या चीज होगा? आप भी कहेंगे यार मैम कैसी थी, समझ रहे हैं ये चीज? तो सेम प्रैक्टिस क्या है? अगर आप भी पढ़ रहे हैं, सपोज करो अगर आपने पढ़ाई ही छोड़ दी, डिस्ट्रैक्शन हो गया, आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो उसके बाद क्या चीज होगा? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे, अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो यही बात है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी मैनेजमेंट फुलफिल दिस क्राइटेरिया एज अ पर्सन बिकम्स अ बेटर मैनेजर। अब सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक
पर्सन अच्छा मैनेजर कैसे बन सकता है? विद कांस्टेंट प्रैक्टिस और अपने एक्सपीरियंस से। समझ रहे हो? अगर आप एज अ स्टूडेंट कोई चीज जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, बिजनेस हो गई, ये मेरे साथ साथ पढ़ते रहे, अकाउंट्स हो गया, साथ साथ आपने ये पढ़ लिया, तो आपकी प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी और ज्यादा बढ़ेगी और उसका रिजल्ट क्या होगा? यू अचीव वेरी गुड मार्क्स। आई होप केस स्टडी अच्छे से समझ आ गई हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आया अब मैनेजमेंट एज एन साइंस। देखिए मैनेजमेंट एज एन साइंस के 3 पार्ट हैं, ठीक है, डिटेल में भी आपको बताऊंगी। पहले आप ये देखिए, मैनेजमेंट के 3 पॉइंट हैं, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सल वैलिडिटी और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए, सेट, यूपीआई, पिन। अगर आपको ये याद हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, बिल्कुल छोटा तरीका है, शॉर्ट तरीका है लर्न करने का। सेट, यूपीआई, पिन, उसका पहला पहला वर्ड हम याद करेंगे एस यू पी। एस यू पी, ठीक है। कोई भी पूछे मैनेजमेंट एज एन साइंस क्या है, सेट, यूपीआई, पिन, जिसका पहला वर्ड लेंगे एस स्टैंड फॉर सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, सेट का पहला वर्ड एस, यूपीआई का पहला वर्ड यू, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये सिर्फ एक शॉर्ट तरीका है किस चीज के लिए? लर्न करने का, ठीक है। आप अपनी कॉपी में, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन करना, शॉर्ट फॉर्म भी लिखना, शॉर्ट फॉर्म से एकदम हमें याद हो जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, पिन का पी, ठीक है बेटा, ये लो मैंने हाईलाइट भी कर। अब हम डिटेल पढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज एन साइंस क्या है। देखिए, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स जनरल ट्रूथ। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनना, हमारा साइंस क्या है? साइंस इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर कोई भी पर्सन से डॉक्टर है, ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनना, डॉक्टर है तो उसने कुछ पढ़ाई तो करी होगी, तभी तो वो डॉक्टर बना, उसके पास डिग्री भी होगी, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगी, ठीक है। तो ये बात क्या बोल रहे हैं, साइंस सिस्टमेटाइज बॉडी। सिस्टमेटाइज बॉडी का मतलब ही यही है कि आप लोगों के पास थियोरिटिकल नॉलेज जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास 12th में हैं तो आपके पास थियोरिटिकल नॉलेज होनी जरूरी है, आपके पास बुक्स है, ठीक है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो आप उसको पढ़ोगे तभी तो आपको थियोरिटिकल नॉलेज आएगी। सेम साइंस सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कैसे है? पढ़ के ही तो नॉलेज गेन होगी। तो क्या चीज है? दैट एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ। साइंस क्या चीज है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। स्टडी मटेरियल पढ़ के ही तो नॉलेज गेन होगी और इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स और ट्रूथ। जो सिचुएशन है, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं तो वो एक्सपेरिमेंटेशन एक बार हो गए तो चलते ही रहेंगे। जैसे बहुत सारे लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन हो गया, लॉज ऑफ ग्रेविटी हो गया, ठीक है, न्यूटन्स लॉ हो गया, ठीक है। तो साइंस क्या है? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, और सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है स्टडी मटेरियल से अपने नॉलेज को गेन करना, थ्योरेटिकल नॉलेज बढ़ाना। जो किस चीज पे बेस्ड है? जनरल ट्रूथ, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट ने कितनी बार एक्सपेरिमेंटेशन करा है, ऑब्जर्वेशन करा है, तब जाके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ठीक है, कितने भी लॉज बने हैं, इट इज बेस्ड ऑन दी ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ और फैक्ट्स, ठीक है। अब देखिए फीचर्स ऑफ साइंस, हम फीचर्स ऑफ साइंस भी पढ़ेंगे और हम ये इवेल्युएट करेंगे क्या मैनेजमेंट एज एन साइंस है या नहीं है। देखिए, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, मैंने सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज आपको बताया, थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करना थ्रू स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो मैनेजमेंट लाइक साइंस इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट लाइक साइंस, ठीक है, is also a well-defined body of knowledge containing a numbers of theories and principle formulated by various experts। तो ये बात बोल रहे हैं likewise आपके साइंस के अंदर भी क्या चीज होता है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेम आपके मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी स्टडी मटेरियल को पढ़ के थ्योरेटिकल नॉलेज हम अचीव कर रहे हैं। लेकिन और ये बात क्या बोल रही है? कंटेनिंग अ नंबर ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरीज ऑफ नंबर ऑफ थ्योरीज और प्रिंसिपल हैं जो कि किसने बनाए हुए हैं? मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने। और वो कौन है 14 प्रिंसिपल जिन्होंने बनाया? अब आप मुझे बताओ, मैंने पहले भी बताया, हेनरी फियोन ने, ठीक है। बहुत सारे इनके देखो, जैसे टीम स्पिरिट है। टीम स्पिरिट क्या है? सबको लगातार इकट्ठा करके एक काम करवाना, टीम में काम करवाना ताकि गोल अचीव हो पाए। तो ये भी एक क्या चीज है? प्रिंसिपल ही है, ठीक है। तो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज आपको समझ आ गया हो, ठीक है। अब है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब बहुत ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट lack universal validity as it deals with human behavior। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं यूनिवर्सल वैलिडिटी से लैक करता है, कहीं ना कहीं। क्यों लैक करता है? कमी है इसके अंदर, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। वो चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। क्यों?
as it deals with human behavior or human behavior which is complex in nature. Human behavior कभी भी change हो सकता है which is complex in nature. Different people react differently, therefore their behavior cannot be predicted accurately. तो ये प्रिंसिपल आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखना, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो ये बात बोल रहे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल वैलिडिटी से लैक है, मतलब पूरी तरह से यूनिवर्सली वैलिडिटी नहीं है उसकी, एज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर दे कैन बी चेंज एट एनी टाइम विच इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, क्योंकि डिफरेंट पीपल रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, समझ रहे हो, डिफरेंट पीपल रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। तो उनका बिहेवियर हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको हम नहीं कह सकते कि भाई ये मैनेजमेंट एज अ साइंस है नहीं। कौन सा? यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं क्या चीज है, लैक है किसमें? यूनिवर्सल वैलिडिटी होने में, यानी यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है ये पॉइंट। फिर है आपका प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन में देखो, लाइक द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या होता है बेटे? ये जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को हमें काम करवाना है, तो हम पर्सनली उनको पहले ऑब्जर्व करवाएंगे काम पे। ऐसा तो नहीं है कि एक मशीन और कह दिया हमने किसी वर्कर को चल भाई प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे। तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन में क्या है, लाइक द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, जैसे ये जो भी आपका साइंस है, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस है आपके, जैसे न्यूटन्स लॉ हो गए, और भी लॉ बहुत सारे बने हुए हैं, तो उसके अंदर भी वो ऑब्जर्वेशन और पर्सनल ऑब्जर्वेशन से बने हुए हैं और एक्सपेरिमेंटेशन से बने हुए हैं। सेम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑल्सो बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पहले पर्सनली ऑब्जर्व करवाना पड़ता है, ठीक है, एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम मैनेजमेंट को सोशल साइंस बोल सकते हैं और इनएग्जैक्ट साइंस भी बोल सकते हैं, याद रखना, और इनएग्जैक्ट साइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है इसके अंदर, ये वाला पॉइंट, ठीक है, याद रहेगा। तो मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस। क्लियर? नेक्स्ट देखें आप, चलिए नेक्स्ट आ गई अब भाई आपकी केस स्टडी आ गई। अब देखिए केस स्टडी के अंदर क्या है, मैंने सबसे पहले क्या कहा है आपको, क्वेश्चन रीड करिए। इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट विच दिवेश थिंग्स मेक्स अ मैनेजर सक्सेसफुल। देखिए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो दिवेश क्या कर रहा है, थिंक मेक्स अ मैनेजर सक्सेसफुल। भाई दिवेश जो सोच रहा है, पहले तो आप ये देखिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट आ गया भाई, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस और प्रोफेशन। तो हमने नेचर को अंडरलाइन कर लिया, हमें ये तो पता चल गया इसमें से तीन टॉपिक में से एक लिखना है, ठीक है, वो हमने ये रीड करा। अभी हम जब केस स्टडी रीड करेंगे तब पता चलेगा। Also explain the specific features of one of the aspects of nature of management as identified in part A of the question, which distinguish it from others physical science like biology, physics and chemistry। चलिए हम सबसे पहले तो अपनी केस स्टडी करेंगे, हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है, अब हमें इतना पता चल गया भाई नेचर ऑफ मैनेजमेंट यानी तीन टॉपिक में से एक आना है। अब हम रीड करेंगे तब हम इसके आंसर करेंगे। देखिए, देवेश वर्क्स एज हेड फाइनेंस इन अ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। अब आप देखिए देवेश काम कर रहा है क्या, हेड फाइनेंस के तौर पे, कहां पे, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में। ऑल्दो ओवर द ईयर्स विद एक्सपीरियंस ही हैज बीन एबल टू बिल्ड अपॉन हिज मैनेजरियल स्किल्स। अब बहुत ध्यान से सुनिए, with his experience he has been able to build upon his managerial skills in terms of creativity। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड इनिशिएटिव। कुछ याद आया आप लोगों को? दिवेश काम कर रहा है एज अ हेड फाइनेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। ऑल्दो ओवर द ईयर्स विद एक्सपीरियंस ही हैज बीन एबल टू बिल्ड अपॉन हिज मैनेजरियल स्किल्स। बहुत टाइम से काम करने पे या ओवर द ईयर्स काम करने से उसका एक्सपीरियंस बढ़ गया एंड ही हैज बीन एबल टू बिल्ड हिज मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल होता है वर्क ऑफ अ मैनेजर, तो अब मैनेजर की स्किल्स इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव बढ़ गया। कुछ याद आया बेटा? फिर मैं पूछ रही हूँ, ये कौन सा टॉपिक है और हम पढ़ चुके हैं, कुछ याद आया? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, समझ आया? बट स्टिल ही फील्स दैट द नॉलेज ऑफ सर्टेन अंडरलाइंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट is a must for any
एस्पायरिंग मैनेजर। देखिए ये बात बोल रहे हैं, देखिए वैसे तो इमेजिनेशन, इनिशिएटिव सब कुछ बढ़िया, बट स्टिल ही फील्स दैट नॉलेज ऑफ सर्टेन अंडरलाइनिंग थ्योरीज, उसने ये फील करा कि नॉलेज ऑफ सर्टेन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ मस्ट, वो सबसे जरूरी है एक मैनेजर को एस्पायर करने में, ठीक है, एक मैनेजर को बहुत अच्छा काम करने में। तो दिस इज प्राइमरी ड्यू टू द फैक्ट, नाम याद रखना, that these principles are evolved through observations and tested through experimentations, ठीक है, and helps the manager in taking scientific decision। कुछ याद आया बेटा, अभी मैंने पढ़ाया था, तो उसमें क्या, this is the primary due to the fact that the principle are evolved through observation है, ठीक है, टेस्टेड है थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, तो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड हेल्प द मैनेजर इन टेकिंग साइंटिफिक डिसीजन। साइंस की बात कर रहे हैं सारे के सारे। दस अ मैनेजर रिक्वायर्स बोथ द नॉलेज, अब नॉलेज भी जरूरी है भाई, स्किल्स भी जरूरी है, टू अप्लाई द related knowledge and certain skills to apply the related knowledge in the lights of given situation to be successful, ठीक है, in his work, to दो बार लिख दिया बेटे, to be successful in his work, ठीक है। अब देखिए पहला उसने कहा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। भाई दो नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताओ, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और दूसरा क्या है, मैनेजमेंट एज एन साइंस। देख लीजिए आंसर, टू एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट विच दिवेश थिंग्स मेक मैनेजर सक्सेसफुल, मैनेजमेंट एज एन साइंस और मैनेजमेंट एज एन आर्ट। और मैंने आपको एक एक लाइन समझाई है कि कैसे हुआ। जो बच्चे मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा, मैं केस स्टडीज भी क्रैक करा रही हूँ। अब कोई भी केस स्टडीज कहीं से भी उठा के कर लेना, अच्छी तरीके से कर लोगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ ले रहे भाई हम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो एक्सप्लेन दी स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आइडेंटिफाई इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द फिजिकल साइंस लाइक बायोलॉजी। और ये कौन सा है आपका, देखिए द स्पेसिफिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट साइंस विच डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंट, अलग, ठीक है, अलग बनाना फ्रॉम अदर फिजिकल साइंस लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स एंड एक्सेट्रा इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। समझ रहे हो, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन साइंस, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज नहीं है, आपकी यूनिवर्सल वैलिडिटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर। जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री को अलग बनाती है इनसे, वो क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। द स्पेसिफिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस विच डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फिजिक्स साइंस लाइक फिजिकल साइंस सॉरी लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर और विच कैन बी अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है बेटा। आई होप ये समझ में आया हो आपको, ठीक है क्लास। अब ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टिल देन आप प्रॉमिस कीजिए कि ये पढ़ के रखेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसी और अच्छी वीडियो देखने के लिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सबको बताइए, ताकि वो भी फ्री में अच्छे मार्क्स गेन कर पाए, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।